दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं वीरेंद्र त्रिपाठी आपके पास पुनः टारगेटिंग हीरो पर वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आज हैं शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का आपने फोटो देखा होगा, सर पर पगड़ी बांधे हुए, मूछें रखे हुए और अच्छे हिस्ट पुष्ट आदमी, तो इनको शेरे पंजाब कहा जाता है। इनका जन्म 1865 में 28 जनवरी इनका जन्म 28 जनवरी 1665 को पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम राधा कृष्ण आजाद था और माता का नाम गुलाब देवी था। यह बैरिस्ट्री भी पढ़े थे, अच्छे प्रवक्ता थे, लेखक थे, सब कुछ थे। और इन्होंने हरियाणा के हिसार जिले में कुछ सालों के लिए वकालत की थी। ये जो है अंग्रेजों की हर चाल से वाकिफ थे। देश में त्राही त्राही मची हुई थी, रूस खसोट अवरोध कर रहे थे। अंग्रेज तो दोस्तों कम कर रहे थे, पर अंग्रेज के गुमाश्ते जो उनके नौकर थे, जो उनके चमचे थे, वह ज्यादा लूट रहे थे। उस समय देश में अकाल पड़ा। अकाल आप समझते ही हैं। आज हमारे पास बहुत से साधन हैं, लेकिन उस समय अंग्रेजी शासन थी, कोई साधन नहीं था। खेतों की सिंचाई तालाब से होती थी, कुएं भी ठीक से कच्चे कुएं होते थे, पक्के कुएं नहीं होते थे। मैंने कच्चे कुएं और पक्के कुएं दोनों देखे हैं, तालाब से सिंचाई भी देखी है। और पानी को एक लकड़ी का डंडा होता है, उससे उठाकर फेंकते थे, या टोकरियाँ होती थी, टोकरियाँ लगा करके पानी फेंकते थे। बहुत ही दयनीय दशा हमारे भारतवर्ष की थी जब हम गुलाम थे। हमारे पास टेक्नोलॉजी नाम का तो कुछ था ही नहीं। जो था वो अंग्रेज अपने लिए इस्तेमाल करते थे। चाहे वो रेलवे लाइन बनाए हों, चाहे वो पुल बनाए हों, चाहे वो सड़कें बनाए हों, वो सब अपने लिए करते थे, हमारे लिए नहीं किए थे। अकाल पड़ा, भूकंप आया, आप जानते ही हैं। उस समय कैसे घर थे, झोपड़ी के, खपड़ेल जो अच्छे पैसे वाले थे वो खपड़ेल के थे, नहीं तो झोपड़ी थे। वो सब नेस्ताबूद हो गया घर। अकाल पड़ गया, खेतों में पानी नहीं, तालाब सूख गए, कुएं में भी कितना कुएं करेंगे, पानी कैसे ले जाएंगे। यहाँ तक कि लोग अपने बच्चे भी बेचने लगे। और कुछ न कहें दोस्तों, तो हमने ये भी पढ़ा है अपने भारतवर्ष में कि कुत्तों को भी कुछ खाने को नहीं मिला, जानवरों को भी कुछ खाने को नहीं मिला। हमारे जो बनिया पार्टी है, जब कुत्ते और जानवर मर गए तो हमारे लोगों को नौकरी पर रखे। अब बोले रात में जो जानवर मर गए हैं उनकी हड्डियां बीन करके ले आओ, फिर मैं आपको रोटी दूंगा, फिर परिवार के लिए रोटी दूंगा। वो चुन करके एक एक हड्डियां लाते थे, इस सेठ के पास रखते थे। ये हमारे देश के गद्दार सेठ जो चंद पैसों पर अपनी बहू बेटी का भी इज्जत नहीं रखते हैं। पैसा ही इनका सब कुछ है, ईमान है, धर्म है, माई है, बाप है, सब कुछ है। इन्होंने क्या किया, उन हड्डियों को तोड़ करके चक्की में पीस करके और आटे में मिला करके और हमारे भारतवासियों को खिलाया। ऐसी यहाँ के लोग वीर सपूत हैं, देशभक्त हैं, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे पैसा, आप अरबपति बन जाओ, कुछ भी बन जाओ यार। यह प्रभु ने ऐसा किया है कि कफन में पॉकेट नहीं होता है, उसमें 10 रुपया भी डाल करके ऊपर ले जाओ। और पॉकेट भी बना दिया जाएगा तो शमशान घाट का जो चिता है ना, उसके अंदर जल जाएगी। और मुस्लिम भाइयों के लिए भी ऐसा है, तो वह जो है जमीन के अंदर जो लेट जाते हैं उसी में सड़क रह जाएगी। प्रभु के पास जाएगा तो आपके कर्म, यदि आपके कर्म सही हैं आप आराम से जाएंगे, और यदि आपके कर्म खराब हैं तो आप वेदों में गरुड़ पुराण में पढ़ लीजिए, या कभी गरुड़ पुराण पर भी मैं बना दूंगा, वो भी मुझे आता है, और कैसे लोग रोते हुए जाते हैं। तो दोस्तों, उस अकाल में इन्होंने शिविर लगा करके स्थानीय लोगों से मदद लेकर के, और गरीब जनता, अकाल से जो पीड़ित जनता थी, उनको इन्होंने भोजन कराया, दवाइयाँ दी, उनकी सेवा की। ये हैं, इसीलिए शेरे पंजाब इनको कहा जाता है। और वकील भी थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके दोस्तों अपने इस भारतीय के जो लाल है ना, औलाद है,
उनकी सेवा में लगे थे। सबसे बड़ा धर्म, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई कृष्ण राम नहीं, आप उनके बनाए हुए बंदों की सेवा करते हैं, उनके बनाए हुए जानवरों की सेवा करते हैं, तो आपका मोक्ष और स्वर्ग तो गारंटी के साथ लिखा है कि आपको मिलेगा। किसी ने पूछा कि हम बकरी खाते हैं, हम एक खाते हैं, क्या खुदा या प्रभु नाराज होता है? तो बड़ा सटीक जवाब दिया कि एक छोटे से बच्चे का खिलौना है, उसके सामने उसका खिलौना तोड़ दो तो बच्चा आपसे खुश हो गया, नाराज होगा? तो बच्चा तो नाराज होगा। तो प्रभु ने सबको बनाया है और उसके बनाई हुई चीज को आप बिगाड़ देंगे, तो प्रभु क्या आपके से खुश होगा? नहीं, कभी नहीं। तो इन्होंने जनता की भरपूर सेवा की और उस समय गांधी जी अभी आए नहीं थे। ये है बात 1897 और 98 में अकाल पड़ा, भूकंप आया और उस समय इन्होंने सूर्यनारायण बनर्जी से मिलकर के अपने खुद और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर के यह जो है सहायता कार्य किया और इनकी जोड़ी जो है बहुत अच्छी रही। और इन्होंने मतलब जब तक की समस्या रही, लेकिन अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया, उससे उनकी बहुत नाराजगी हुई, बहुत चिट्ठी लिखा, बहुत कोशिश किया कि सरकार कुछ मदद कर दे, पर सरकार ने ढेला भर का मदद नहीं किया। क्यों करेगी भाई? वो तो लुटेरी सरकार थी, लूटने आई थी, चाहे मरो चाहे जियो। ये गोरी चमड़ी जो होती है ना, ये कभी किसी की होती नहीं है, ये अपनी कौम के प्रति गद्दार नहीं होते हैं। मैंने इतिहास को पढ़ा है, खूब पढ़ा है, चाहे डलहौली हो या वारिस हेस्टिंग्स हो। एक झूठ बोलने पर, जबकि भारत में झूठ बोलने पर फांसी नहीं होती है, लेकिन बंगाल के ब्राह्मण नंदलाल चटर्जी सर इम्पे को जज बना करके, वो झूठ नहीं बोले थे लेकिन झूठ साबित करके, और पहली फांसी भारत में हुई थी दोस्तों। क्यों? इंग्लैंड में झूठ बोलने पर फांसी होती है, तो भारत में तो नियम था नहीं, लेकिन केन केन प्रकड़े अंग्रेज हमको लटका देते थे या गोलियों से शूट कर देते थे, ये हमें छोड़ते नहीं थे। इतना देखने के बावजूद भी हमारे जो भारत के चमचे थे ना, भारतवासियों के चमचे आज भी हैं। घरों में चूल्हा जले आना चला, नेताजी आ रहे हैं उनके पास जाएंगे तो सफेद कुर्ता सफेद हो, लेकिन आत्मा कैसा काला है तो आप भी जानते हैं, आप सब भारतवासी हैं, हो सकता है मेरे साथ अच्छी तरह से जाने। उसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया, क्योंकि जब अलग अलग स्टेट बना देंगे तो स्टेट वाले बांटो राज्य करो वाली बात है। तो पूरा जो है बंगाल जो है, उड़ीसा बिहार आग में धधक गया। अरे यार, ये तो कुछ और ही कर दे रहे हैं, हमें बिहारी, हमको बंगाली, हमको उड़िया, ये सब कर दे रहे हैं। उस समय इन्होंने जनता से, सूर्यनारायण बनर्जी ने, बिपिन चंद्र पाल ने और लाला लाजपत राय ने बहनों से, बेटियों से, किसानों से, मजदूरों से कहा कि विदेशी सामान का बहिष्कार करो, क्योंकि उनका ये बाजार था, अपना सामान मशीन का बनाकर लाते थे और यहाँ बेचते थे और धन ले जाते थे, कि उसका बहिष्कार करो। तुम्हारे एक जमाना था जब तुम्हारे हाथ की बुनी हुई साड़ियाँ, मलमल की एक बांसुरी होती ना, बांसुरी में घुस जाती थी, समा जाती थी। आप अपनी कला करो, इनसे इनका कुछ मत लो, न कोई सामान लो इनकी इंग्लैंड की बनी हुई फैक्ट्री का। तो जानते हो दोस्त, भारत तो कलाओं का देश है, एक से एक मूर्तियाँ बनती हैं, हमारे यहाँ एक से एक से मंदिर बने हैं। राम मंदिर देख लीजिए, रामेश्वरम का देख लीजिए, साउथ में आप चले जाइए, मंदिर ही मंदिर मिलेंगे, और वो नक्काशी हुई है कि अंग्रेज बेकुछ क्या कर पाए। लोग लग गए अपने स्वदेशी पर और स्वदेशी से काम चलाने लगे, और शराब की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर जो भी मतलब महिलाएं बैठ गई, बिकने नहीं देती थी, और जो लेकर जाता था वो छीन करके उसको गोली मतलब आग में सुहा कर देते थे। उसके बाद दोस्तों ये चलता रहा। थोड़ी सी स्वदेशी में परेशानी आती है, ये मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है, कभी स्वदेशी बहुत ज़्यादा होता था, अंग्रेजी की हमको जरूरत नहीं है, तो आई, लेकिन लोगों ने साथ दिया इनका और स्वदेशी का किया और विदेशी का बहिष्कार किया, उसकी सामानों की होली जलाई। ये फिर जो है 1917 में ये चले जाते हैं अमेरिका, और वहां पर होम रूल लीग ऑफ अमेरिका
की स्थापना करते हैं और देश की आज़ादी के लिए जो आग सुलगी थी, जो चिंगारी थी, उसमें खूब हवा दिया और वहाँ से इन्होंने देशवासियों को उत्साहित किया, पैसा दिया, जो भी एन के प्रकट हुआ इन्होंने अमेरिका से मदद किया। 1920 में यह पुनः भारत आते हैं और उसी समय गांधी जी ने और सहयोग आंदोलन चलाया था और 1921 में चौरी चौरा कांड में जो आंदोलन था, जो प्रदर्शनकारी थे वो अहिंसक हो गए। क्यों हुए उसको मैं जानता हूँ कि वो शांति जुलूस ले जा रहे थे और उसके बाद अंग्रेज के सिपाही, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अंग्रेज के सिपाही कम मेरे देश के सिपाही थे जो अंग्रेजों की नौकरी करते थे। उन्होंने जनता के ऊपर पहले लाठी चलाई, उसके बाद गोली चलाई। गोली कितनी होगी दोस्तों? 1000, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती है उस समय, क्योंकि जब तक कोई बहुत बड़ा विद्रोह न हो कि गोलियां चलाए, कुछ गोलियां जमीन पर टकराई, कुछ आदमी से टकराई, बहुत लोग हताहत हुए और बहुत लोग मर गए। जब गोलियां खत्म हो गई, मैंने बंदूक देखा है, वैसे नाम रहा हूँ, जब गोलियां खत्म हो गई तो क्या, तो डंडा हो गया। फिर देखा कि अब गोली नहीं है, जनता ने दौड़ा लिया और भागे। और चौरी चौरा थाना भी देखा हूँ, जिस थाने में इनको जला दिया गया, मैं वहीं पर अध्यापक भी था 17 साल तक। उसमें घुस गए, अंदर से कुंडी लगा लिए, जनता ने बाहर से कुंडी लगा दिया और जो खिड़कियां थी उसको तोड़ करके और मिट्टी का तेल कपड़े में डुबो कर उसमें डाल दिया। पूरा बाजार गांव सब दौड़ गए और मिट्टी का तेल ले लेकर के और थाने के अंदर डाल दिया और बाहर से एक मसाल जलता हुआ उसमें डाल दिया और 21 पुलिस वाले शहीद हो गए। जब ये घटना घटी तो गांधी जी घबरा गए। गांधी जी जिस रीत से चलते थे उस रीत से हर आदमी नहीं चल सकता है और हर आदमी जो अलग रीत से चलता हो गांधी जी नहीं चल सकते थे। गांधी जी ने सोचा कि आंदोलन तो असहयोग आंदोलन था, ये तो हिंसात्मक हो गया। अंग्रेजों के पास बहुत शक्ति है, वो बाहर से भी गाड़ी मंगा सकते हैं, सेना मंगा सकते हैं, बारूद मंगा सकते हैं और हमारे निरीह प्राणियों जो भारतीय हैं उनके ऊपर गोलियां का बौछार कर सकते हैं। उन्होंने आंदोलन वापस लिया। अब समस्या ये आई दोस्तों, मैं मान लीजिए टीचर था, नौकरी छोड़ दिया, कोई सेना में था छोड़ दिया, कोई वकील था छोड़ दिया, कोई डॉक्टर था छोड़ दिया, सब लोग आंदोलन में जुड़ गए और आपने आंदोलन वापस ले लिया। अब वो दोबारा तो जो बच्चे थे स्कूल में पढ़ रहे थे, स्कूल छोड़ दिए, अब दोबारा तो एडमिशन होगा नहीं, दोबारा वकालत होगा नहीं, दोबारा डॉक्टरी होगी नहीं। वो सब गांधी जी से बहुत नाराज हुए और उनमें कुछ लोग ऐसे जो नेता थे टॉप शीर्ष के, वो भी नाराज हो गए कि गांधी जी को आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए और गांधी जी के विचारों से असहमत होकर के अलग अलग दल बना लिए, जिसमें लाला लाजपत राय जो है कांग्रेस गर्म दल की स्थापना। उसके बाद ये प्रचार करते रहे, देशवासियों की सेवा करते रहे, अंग्रेजों से लड़ते रहे। और फिर क्या होता है, इससे पहले ही, इनके आने से पहले आप लोग सब जानते हैं, हम लोग मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं, सरदार लोग बैसाखी मनाते हैं, हम लोग कहते हैं खिचड़ी है, बैसाखी है और मकर संक्रांति है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, मैं इस पर बताया भी था आपको, फिर भी बता देता हूँ कि बहुत बड़ा मैदान था जिसमें पेड़ लगे हुए थे और चारों से बाउंड्री थी, जाने का एक रास्ता था, उसी में मेला लगा हुआ था और बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। किसी ने, हमारे भारतीय गुप्तचर ने दे दिया कि साहब यहाँ पर बवाल होने वाला है और भीड़ को तितर बितर कीजिए, नहीं तो ये सरदार जो है कुछ कर देंगे। जनरल डायर गोरखा रेजिमेंट लेकर के आता है, जो गेट थे वहीं पर सैनिकों को खड़ा कर देता है, गोलियां भरी हुई उनके राइफलों में, बिना चेतावनी दिए फायर जनरल डायर ने बोल दिया। अब फायर जब बोल दिया जनरल डायर ने, तो अब जब गोलियां चलने लगी तो कोई 2 साल का बच्चा अपने पापा के कंधे पर है, कोई बाबा के कंधे पर है, कोई चाचा के कंधे, भगदड़ मच गई। एक अंधा कुआं था, उसमें लोग जो जान बचाने के लिए कूदे, तो पहले कूदा, दूसरा कूदा, तीसरा कूदा, ऐसे कूद कूद कर एक दूसरे पर इतना वजन हो गया कि उसके अंदर ही सब लोग मर गए। दीवार थोड़ी ऊंची थी, उसको फान करके इतना आसान नहीं था कि भाग जाएं। एक 70 साल का 50 साल का आदमी कहाँ से दीवार कूदेगा। तो उस घटना को जब सुना लाला लाजपत राय ने, तो उनको बहुत दुख हुआ और बहुत ही जोर शोर से जो है असहयोग आंदोलन जब हुआ था, तो पंजाब में इन्होंने गांधी जी का सहयोग आंदोलन में
बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इंडिपेंडेंस कांग्रेस लीग की स्थापना करके इन्होंने चलाया। लेकिन जब इन्होंने बंद कर दिया तभी कहाँ जाए। फिर 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन वहाँ से इंग्लैंड से भेजा गया कि जाओ संवैधानिक रिपोर्ट दो कि वहाँ की क्या समस्याएं हैं, कैसे दूर किया जाए। उस साइमन कमीशन में 7 लोग आए थे जिनका हेड मिस्टर साइमन थे, और उसमें भारतीय एक भी उस कमीशन में नहीं था कि जो हमारी पीड़ाओं को वहाँ पर डाल सके। ब्रिटिश सरकार की मंशा यही थी कि हमारी जनता को दिखाने के लिए कि हमने एक आयोग बैठाया है, एक कमीशन बैठाया है, जो आज भी देखते हैं। मैं कहूँगा नहीं, इसी भारत देश का आदमी हूँ, मेरी भी उम्र काफ़ी हो गई है। मैंने जवाहरलाल नेहरू को तो नहीं याद है, लेकिन उनकी मृत्यु को मैंने सुना है, और उस ज़माने से लेकर के दोस्तों आज के ज़माने तक मुझे हर चीज़ याद है। तो एक कमीशन बैठा देंगे, और कमीशन क्या रिपोर्ट देगी, सरकार जो कहेगी वही रिपोर्ट हो जाएगी। कमीशन तो निष्पक्ष चुनाव होने नहीं देते, जांच होने नहीं देते हैं, उसमें अपने ही आदमी डाल देते हैं। उसी तरह से साइमन कमीशन में ब्रिटिश के सारे आदमी थे, हमारे आदमी एक भी नहीं था। और उसके बाद जो है इसका विरोध हुआ, पूरे भारत वर्ष में साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, पूरा जो है विरोध हुआ। और लाहौर में एक जनसभा बुलाई गई साइमन कमीशन के विरोध में, वहाँ लाखों आदमी इकट्ठा हो गए। ब्रिटिश सरकार को सूचना मिली कि लाखों से ऊपर आदमी खड़े हैं, कई लाख आदमी है। तो सरकार ने सोचा हम क्या करें, क्योंकि ऐसे लोग इकट्ठा होते रहेंगे तो हमारा तो शासन उखाड़ करके फेंक देंगे, कितनी गोलियां हम चलाएंगे। तो उसमें जो है एक डिप्टी पुलिस अधिकारी सैंडर्स था, एक उससे बड़े अधिकारी थे। उन्होंने सैंडर्स को बोला कि जाओ उस भीड़ पर जो है कंट्रोल करो। और सैंडर्स जो है आया और बिना किसी को चेतावनी दिए और पुलिस वालों से लाठी चलवा दिया। नौजवान जितने सब थे बेचारे उसमें से छुटे हुए अलग हुए थे, बड़ा रोष था, बहुत लोग आए थे। तब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक था, लाहौर ही लाहौर था, अपना ही लाहौर था, अपना ही खेत था। लेकिन जब बट गया तो फिर जो है आज हम उस लाहौर को अपना लाहौर कहते ही नहीं हैं, नहीं तो लाहौर हमारा ही था। अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छे अच्छे बैरिस्टर, अच्छे अच्छे विद्वान उस लाहौर में रहते थे और बहुत अच्छा था। जितने हमारे बहुत से एक्टर्स हैं वो पाकिस्तान, अब पाकिस्तान तो मैं नहीं बोलूँगा, अपने हिंदुस्तान में से ही हिंदुस्तान में आई थी, क्योंकि वो हमारा ही है। पाकिस्तान तो क्या है, 1947 से पहले क्या था, कुछ नहीं। अरे मेरा हिंदुस्तान ही तो है, वहां से लेकर के अटक से कटक तक। तो दोस्तों फिर उसके बाद जो है लाठियां चलने लगी। लाला लाजपत राय गरम दल के थे, इतने अच्छे भाषण देते थे, प्रभावशाली थे, तो उनको गरम दल का नेता लोगों ने माना था। उनके पीछे लाखों भीड़, पूरा भारत चलता था। और उसके बाद जो है इतनी लाठियां चली तो उसमें लाला लाजपत राय को घेर करके पुलिस वालों ने इतनी लाठी मारी, इतनी लाठी मारी कि उनको हाल बेहोश हो गए और उनको उठा कर ले गए, हॉस्पिटल में भर्ती कराए। और 17 नवंबर को इस वीर सपूत ने, अब सोचिए कि 28 में इनकी मृत्यु होती है और 65 में पैदा होते हैं, तो 65 और 35 साल हो गया, 1900 आ गया, और 35 में 28 और जोड़ दिए तो 35 10 45 10 55 और 8 63 साल की उम्र में इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। ये वीर गति को प्राप्त हुए, परम धाम को गए। क्योंकि कोई भी दोस्तों यहाँ पर परमानेंट नहीं आया है, चाहे उसकी मृत्यु दुश्मनों के साथ हो या अपने परिजनों के साथ हो, चाहे एक्सीडेंट के साथ हो, मृत्यु का टाइम फिक्स है। तो इतना इनको लाठी मारी गई कि 17 नवंबर 1928 को यह परलोक चले गए। अब इनके आंदोलन में गरम दल में चंद्रशेखर आजाद जुड़े थे, भगत सिंह जुड़े थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे। ये जितने गरम दल के मतलब नेता थे और क्रांतिकारी थे, जब इन्होंने सुना और देखा कि लाला लाजपत राय चले गए, अब नहीं हमारे बीच में हैं, इन्होंने कसम खाई
कि हम सैंडर्स को छोड़ेंगे नहीं, डिप्टी पुलिस कमिश्नर सैंडर्स को नहीं छोड़ेंगे। और एक दिन सैंडर्स को चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ने मिल करके उनको भी ऊपर का रास्ता दिखा दिया, मतलब गोली मार। फिर इन्हीं देशभक्तों ने असेंबली में बम फोड़ा, भरी सरकार को आवाज सुनाना चाहते थे, कोई नहीं मरा, तो इसमें इनको फांसी नहीं हो सकती थी। लेकिन सैंडर्स वाला अंग्रेज केस जोड़ करके और 23 मार्च 1931 में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। तो मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ फॉरगेटिंग हीरो कि ये हमारा देश जो है ना, 1206 में हम गुलाम हुए थे, जब मोहम्मद गोरी ने यहाँ अपना इस्लामिक गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था। हम गुलाम हुए हैं अपनी कमियों से, अपनी गद्दारियों से। वो कहते हैं, मुझे संस्कृत में याद नहीं है, राजा कोई भी हो, हमें कहानी, हमको तो टैक्स देना है। अरे टैक्स नहीं देना है, अपनी बहू बेटियां भी देना है। टैक्स तो छोड़ो, आज घूंघट प्रथा मुसलमान लोगों में, मुस्लिम लोगों में ये जो क्यों पहना जाता है बुर्का, जो है कि आक्रमणकारी अतताई हमारी बहू बेटियों का डायरेक्ट चेहरा न देख सके, और उसके बाद जो है, जिससे कि और कोई बात नहीं है। और हमारी जो हिंदू की बहुएं हैं घूंघट की रहेंगी, तो कोई अतताई जो है आक्रमणकारी बसी दरिंदा हमारी बहू बेटियों को नहीं देख पाएगा और उसके इज्जत पर हाथ नहीं डालेगा। इसलिए घूंघट और ये बुर्का था। अपने से अपने में क्या इलाज करना भाई, इन अतताइयों से ही हम लोग ये सब सिस्टम बनाए। तो उसके बाद 1947 में आज़ाद हुए। आप खुद गणित लगा लीजिएगा और कमेंट्स में दीजिएगा कि हम कितने साल गुलाम रहे हैं। गुलाम वंश का रहे हैं, उसे में खिलजी फिलजी सब आए, फिर मुगल आए, उसके बाद जो है ये अंग्रेज आए। शिवाजी से लेकर के महाराणा प्रताप से लेकर के सब आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे, और लाखों करोड़ों अरबों लोग वीरगति को प्राप्त हो गए। तब जाकर के 1947 में आज़ादी मिली, और आज हम आज़ाद हैं। तो जो चाहे मन से जिसके बारे में बोल लो बेटा, रुकावट नहीं है। तो दोस्तों, एक कहानी थी फॉरगेटिंग हीरो का। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, इस समय रात के 8:25 हुए हैं। एक वीडियो आप खुद बनाइए, तारीख से लेकर नाम से लेकर सब कुछ याद कीजिए, तो कितना आपका टाइम लगेगा। तो मैं आप लोग को अपने देशभक्तों के बारे में मैं देता हूँ, महाभारत में दिया हूँ, जिससे कभी आप बूढ़े होंगे और आपके पोते होंगे, उनको कहानियाँ सुना सकते हैं, या अपनी संस्कृति को, अपने वीर सपूतों को याद करके देश के प्रति कभी गद्दारी की चीज़ें आपके दिल में नहीं आएंगी। तो इसको ध्यान रखना। और जैसे मैंने लिंक डाला है, जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं, आधा देखिए, पूरा देखिए, आपकी मर्जी है, लेकिन हमें उत्साह, हमें एनर्जी तभी मिलेगी जब आप पर एक बटन दबाएंगे सब्सक्राइब का, एक लाइक का और एक शेयर। इससे मुझे थोड़ी एनर्जी मिलती है। तो आप लोग सब जानते ही हैं, बहुत लोग फ़ोन करते हैं, बहुत लोग मैसेज करते हैं, अंकल जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अरे यार, गुड इवनिंग अंकल जी कहते हो और गुड मॉर्निंग बोलते हो, तो अंकल जी के लिए ज़रा थोड़ा सा कर दो ना। तो लोग मोबाइल नंबर मांगते हैं, थोड़ा सा गलत हो जाएगा टाइम। बेटा देखो, ऐसा है कि इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं सबसे मोबाइल में बात करूंगा तो मैं खाना और बाथरूम नहीं कर पाऊंगा और नहीं हो पाएगा। मैं भी और भी कुछ काम है, मेरे भी बच्चे हैं, इसलिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि मोबाइल पर फ़ोन मत करो। और हेलो, हाउ, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो अंकल जी, आप लिख दो। मैं अमूमन लोगों का जवाब देता हूँ, जो छूट जाते हैं शाम को देता हूँ, शाम के छूट जाते सुबह देता हूँ, क्योंकि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आप अंकल बोल दिए, आप हमारे भतीजे हैं, तो क्या इतना बढ़िया है, सबका आता है, बड़ा दिल खुश हो जाता है कि देखो, मैं भी अपने घर में बोलता हूँ कि इतने हमारे दोस्त हैं, कुछ हमें पापा बोलते हैं, कोई चाचा बोलता है, कोई भैया बोलता है। मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा है, ये तो चलता ही रहेगा दोस्तों। और आपको हर, जब तक शरीर में जान है, आप लोगों के लिए कुछ न कुछ बनाता रहूँगा, आपको हंसाता रहूँगा, आपको ज्ञान देता रहूँगा, क्योंकि मैं तो इस ज़िंदगी में कभी डॉक्टरी पेशा में था, आर्मी मेडिकल कोर में। जो देश की रक्षा करते हैं, मैं उनके प्राणों की रक्षा करता था। और फिर
जो देश के लिए वैज्ञानिक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो देश के स्तंभ हैं, उन विद्यार्थियों को भी मैं पढ़ाता था। कुछ लड़के हमारे, मैं किसी से कहने नहीं गया, लेकिन 2-4 लड़के हैं जो जुड़े हैं, जो MBBS भी कर चुके हैं, IIT भी कर चुके हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और उसके बाद मुझे इतनी खुशी होती है कि मुझे उस प्रभु ने एक सैनिक भी बनाया। मैं कारगिल युद्ध तक था, खूब बम चले उसको भी मैंने देखा है, और ब्लैक बोर्ड पर चाक लेकर के इंग्लिश पढ़ाते हुए वो भी मैंने किया है। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।